राष्ट्रीय खबरें हो या नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें, जिसमें सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 10 बजे की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों पर मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 11.31% मतदान दर्ज। करीब 10 करोड़ 6 लाख से अधिक मतदाताओं के हाथ में है 904 उम्मीदवारों की किस्मत। अंतिम चरण के मतदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, अनुप्रिया पटेल, आर.के. सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, निशिकांत दुबे, कंगना रनौत, मनीष तिवारी और अभिषेक बनर्जी समेत तमाम दिग्गजों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में हो जाएगी कैद। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, राजद के पूर्व अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता अजय राय और आप सांसद हरभजन सिंह समेत तमाम दिग्गजों ने डाला वोट। लोगों से की मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। सातवें चरण की वोटिंग के साथ ही आज लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया हो जाएगी समाप्त। मतदान के बाद 4 जून को आने वाले नतीजों का बेसब्री से सभी को इंतजार। उत्तर और पूर्वी भारत में आसमान से बरस रही है आग। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर, 50 से अधिक लोगों की मौत। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गजा में युद्ध विराम का नया प्रस्ताव पेश किया। कहा, युद्ध को समाप्त करने का समय आया। हमास ने भी दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। कन्याकुमारी की विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान और साधना का आज तीसरा और अंतिम दिन है। कल प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान और साधना का दूसरा दिन था। 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए कई जनसभाएं करने के बाद पीएम मोदी 45 घंटों के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे, जहां वो पूजा करने के बाद ध्यान साधना में लगे हैं। आज ध्यान साधना पूरी कर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली वापस लौटेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ध्यान और साधना का आज उनका अंतिम दिन है, तीसरा और अंतिम दिन। और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कई दिन तक चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री ने किया और उसके बाद में अब कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां पर साधना में लीन प्रधानमंत्री नजर आए हैं। 3 दिनों की ये साधना और आज उनकी इस साधना का तीसरा और अंतिम दिन है। और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जब प्रधानमंत्री पहुंचे, और लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के 5वें आपको बता दें कि 7वें दौर में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। लोकतंत्र के पर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही भारी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कतार में नजर आए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज मतदाता कतार में लगे हुए नजर आए। वहीं पंजाब की 13 सीटों पर भी मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। कई मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। देश भर के 1.09 लाख मतदान केंद्रों पर करीब 10.9 लाख मतदान अधिकारी लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने की प्रक्रिया में शामिल हैं।
और वहीं सुबह 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज में 11.31% दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 14.35% मतदान दर्ज किया गया। यूपी में ये प्रतिशत 12.94 रहा। पश्चिम बंगाल में 12.64%, झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.15% मतदान हुआ। वहीं चंडीगढ़ में 11.64%, पंजाब में 9.64% और ओडिशा में 7.69% मतदान दर्ज किया गया है। सुबह 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सुबह 9 बजे तक कहां पर कितना मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया वो हमने आपको बताया। और लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आए। तो हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मतदान केंद्र पर वो पहुंचे थे और यहां पर मतदान करते हुए नजर आए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार भाजपा का वोट शेयर काफी बढ़ेगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें। और इसी के साथ ही इसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि नकारात्मक लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जो हमारी पुरानी स्टेट्स हैं जहां हम भारतीय जनता पार्टी जीती रही है वहां हम मेंटेन करेंगे, वहां हम रिटेन करेंगे, वहां हमारी सारी सीटें हम जीत करके आएंगे। जो नई स्टेट्स हैं उसमें वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा करने वाला है। 42 सीटें हैं, हम 30 को क्रॉस करेंगे, 30 सीटें हम वहाँ से जीत करके आने वाले हैं। ममता जी बौखला गई हैं। उड़ीसा में हम 21 में से 18 प्लस सीटें हम जीत करके आएंगे। उसी तरीके से हम तेलंगाना में अपने टैली को डबल कर लेंगे। तमिलनाडु में हम सीटें जीतेंगे। हम केरल में इस बार सीट जीतने वाले हैं और वोट शेयर तो हमारा सब जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गोरखपुर सीट पर भाजपा के रवि किशन, सपा की काजल निषाद और बसपा के जावेद अशरफ के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर के गांव मंगवाल में पहुंचकर मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ मतदान किया है। तो 7वें चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और इसी बीच राजनीतिक दल के जो तमाम नेता हैं वो भी अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व राजनयिक और अमृतसर से भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने अमृतसर के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उनका मुकाबला कांग्रेस सांसद और उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला, आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह धालीवाल और श्रोमणी अकाली दल के अनिल जोशी से है। आज बड़ा प्राइड वाला दिन है साडे सारिਆਂ ਲਈ। सब तो दुनिया की वड्डी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हो रही है ते लोकी अपना एक्सरसाइज, अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं। आज
वहीं पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर गांधी ने अपने परिवार संग लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में पटियाला के बूथ नंबर 125 पर वोट डाला। उनका मुकाबला भाजपा की परनीत कौर और आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह से है। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के नेता हरभजन सिंह ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में जालंधर के एक मतदान केंद्र पर आज अपना मतदान किया है और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस मतदान का दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम सबके लिए। और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप अपना अपना फर्ज निभाएं, आए मतदान करें और ऐसी सरकार चुने जो आपके लिए काम कर सके। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिर्जापुर से एनडीए की लोकसभा प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में अपना वोट डाला। मतदान के बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 4 जून को इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। वहीं सुबह सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में बलिया के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरविंद राजभर ने बलिया के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। आपको बता दें कि अरविंद राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं। वहीं वाराणसी लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने 7वें चरण में वाराणसी के मतदान केंद्र पर और बात अगर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की करें तो यहां मतदाताओं के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी के एक आदर्श मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए विशेष रूप से सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। लोग यहां पर पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंच रहे हैं और ऐसे ही एक परिवार से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। आइए सुनते हैं। वाराणसी के एक मतदान केंद्र पर है हम। आदर्श मतदान केंद्र है, आप देखिए सजाया गया है पूरा मतदान केंद्र। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस तरह से लोग मतदान के बाद आकर सेल्फी खिंचा रहे हैं परिवार के साथ। देखिए इसमें युवा मतदाता हैं, इसमें पूरे परिवार के साथ आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं। क्या नाम है आपका? आरव। आरव, क्या अपील करना चाहेंगे? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं जी। कैसा लगा मतदान करके? बहुत अच्छा लगा मतदान करके। लगा अपना थोड़ा भी छोटा मोटा जो भी दे पाए कंट्रीब्यूशन देकर अच्छा लगा। अपील करना चाहेंगे फर्स्ट टाइम वोटर से, घर से आए? जी सब आना चाहिए सबको। काफ़ी आसान है वोट देना, आपका 2 मिनट का समय लगेगा बस। बताइए मतदान किया तो कैसा अनुभव हुआ? अच्छा अनुभव हुआ, एटलीस्ट हम लोग का कुछ कंट्रीब्यूशन तो जा रहा है देश के प्रति, इसलिए अच्छा लग रहा है।
आप पूरे परिवार के साथ हम देख रहे हैं, क्या कहना है आपको? नहीं, हम लोग इस पूरे लोकसभा का जो चुनाव है इसका पूरा पर्व साथ में परिवार के साथ इसको मनाने आए हैं और हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है अपने कहते हैं प्रत्याशी को चुनना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरे परिवार के साथ आप सुबह 7 बजे आ गई, थोड़ा इधर आइए, तो फिर नाश्ता तो बना नहीं पाई होंगी? कोई बात नहीं, नाश्ता तो हर दिन बन जाएगा, बाहर से भी आ जाएगा अगर नहीं बन पाया तो। पहली बार वोट देना था तो लगा कि इस बार तो कुछ तो करेंगे हम लोग इतने बार अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। दिखा दीजिए आप जो मतदान करके आए। देखिए फर्स्ट टाइम वोटर है अक्षिता, और वो चेहरे पे एक उत्साह दिखता है, वो एक उमंग भी दिखती है कि फर्स्ट टाइम वोटर है, कह रहे हैं कि उत्साह था। दादाजी आपने तो बहुत मतदान किया होगा, बहुत अनुभव रहा होगा, आज कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत बढ़िया रहा है और बहुत अच्छा लगा। वोट तो हम लोगों को देना है, राष्ट्र के प्रति निर्माण के लिए देना है। आप बताइए दादा, क्या कहना है? आप आगे मतदान देखे? अभी मतदान देने जा रहा हूँ मैं भी। मतदान देने भी जा रहे हैं हम, ज्यादातर लोग देख रहे हैं जो मतदान देकर आए हैं वो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचा रहे हैं। इस तरह के आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाते हैं जहाँ सारी व्यवस्था होती है, सेल्फी पॉइंट होता है। ये उद्देश्य ये है चुनाव आयोग और प्रशासन का कि लोग उत्साहित हों, एक पर्व की तरह ले, जिससे मतदान प्रतिशत में इजाफा हो। तो हम उत्साह भी देख रहे हैं सुबह सुबह वाराणसी के मतदान केंद्रों पर। उम्मीद यही है कि जो 13 लोकसभा सीट हैं पूर्वांचल में जहाँ पर आज मतदान हो रहा है, सभी जगह इस तरह से एक उत्साह दिन भर देखने को मिलेगा। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो आज हो रहे 7वें चरण के मतदान से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान केंद्र पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम हिमाचल की सभी सीटें जीतेंगे। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने मतदान किया। कंगना रनौत ने सरकाघाट के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। कंगना रनौत ने लोगों से मतदान करने की भी अपील की है। सबसे अपील है जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरकाघाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र पर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे मतदाताओं के क्या कुछ मुद्दे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर, उनमें कैसा उत्साह है, देखिए हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट की ये खास रिपोर्ट।
हिमाचल में लोकसभा के लिए मतदान सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया है और सुबह से ही यहाँ पर जो है तमाम जो मतदाता हैं वो लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ एक मतदाता है जिन्होंने लोकसभा के लिए पहली बार वोट डाला है। क्या कुछ मुद्दे थे इनके और क्या सोचकर इन्होंने वोट दिया है, इन्हीं से बात करते हैं। आपने पहली बार वोट दिया? हाँ जी, मैंने पहली बार वोट दिया है। तो कैसा लग रहा है और किन मुद्दों को लेकर जब आप वोट देने जा रहे थे तो क्या सोच के आपने वोट दिया? पहली बार वोट दिया था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हाँ कि अब मैं हो गई हूँ इस लायक कि मैं वोट दूँ। और मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये वाली जो पार्टी जिन्हें मैंने वोट दिया है वो ज़्यादा डिज़र्विंग है और बाकी जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो अच्छी डेमोक्रेसी के लिए और मेरे खुद के अच्छे फ्यूचर के लिए, महिलाओं के लिए मैंने उन्हें वोट दिया, उन्हें चुना। जो सरकार है वो तो हम लोगों की होती है, हम लोगों से बनती है, तो सबको वोट देना चाहिए क्योंकि हमारी चॉइस है, हमारे हाथ में है कि बाद में हम अच्छा देश बनाए, तो सबको वोट देना चाहिए। आपने पहली बार वोट दिया? हाँ जी सर। क्या सोच के वोट दिया सर? ये कितना उत्साह है, कितना जोश है? सर उत्साह तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं पहली बार वोट दे रही हूँ और जो वोट भी दे रही हूँ वो इस मतलब जो हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए जाएगा ये वोट, तो बहुत एक्साइटमेंट भी है। तो क्या सोचा आपने, क्या सोच के वोट दिया, क्या कुछ आपके? सर जो कुछ पार्टीज का जो मैनिफेस्टो था उसको पूरा ढंग से पढ़ा, फिर उसके बेसिस पे ही वोट दिया। तो ये थे पहली बार के जो मतदाता हैं, उन्होंने जो है वोट कास्ट किया, अपना वोट दिया है। काफ़ी जोश है, उत्साह है और दूरदर्शन आप तमाम लोगों से भी, हिमाचल के लोगों से अपील करता है पहले मतदान और फिर जलपान। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, शिमला। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में पटना में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार भी हैं। वहीं पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में पटना के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पटना में एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। और वहीं बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार में आपको बता दें कि आज बची हुई 8 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। तो अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। अपना मत जरूर प्रयोग करिए। लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है और प्रयोग करिए। आपके एक एक वोट से देश का भविष्य का निर्माण होने वाला है। 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला होने वाला है। गरीबों का कल्याण होने वाला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जहानाबाद के एक मतदान केंद्र पर आज मतदान किया है। पटना साहिब के पटना वुमेन्स कॉलेज में युवा और महिला मतदाताओं के अलावा बुजुर्ग मतदाताओं ने लोकसभा के इस महापर्व में विश्वास दिखाया। बुजुर्ग मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। आइए सुनते हैं। पटना वुमेन्स कॉलेज में न केवल युवा बल्कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनमें भी अधिक उत्साह दिख रहा है। हमारे साथ कई बुजुर्ग मतदाता मौजूद हैं और जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो आप मतदान करने के लिए आई हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है? जी, आपने वोट कर लिया? हाँ, कर लिया जी। तो क्या चल रहा था आपके मन में जब आप मतदान करने के लिए आ रही थी? तो कि मेरा अधिकार है, मैं वोट दूंगी। मतदाता के मन में अभी सिर्फ विकास का मुद्दा है और विकास के उद्देश्य से लोग यहाँ पर निकले हैं और काफी अच्छी संख्या में देखने में आया है। व्यवस्था बहुत अच्छा है, काम भी हुआ है। देश में, अपने राज्य में जो विकास हो रहा है वो संतोषप्रद है, इसमें और प्रोग्रेस होना चाहिए। तो देश में आप देख रहे हैं इतने रोड के जाल छा गया है,
ये आपको नए नए ट्रेन, फास्ट ट्रेन हो रहे हैं पब्लिक की सुविधा के लिए। बहुत सा इवेंट है, बहुत सा चीज़ है, इसमें क्या गिनाया जाएगा यहाँ 1 मिनट में, जो राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। और राष्ट्र हित भी देखना है, राष्ट्र हित देखना, दोनों ही देख के मैंने वोट किया। आपने मतदान किया, क्या एक मतदाता के दिल में चल रहा होता है जबकि आप मतदान करने के लिए आते हैं? बस लगता है कि देश को एक अच्छी सुदृढ़ सरकार मिले जो अच्छे से देश को चला सके। ये नहीं कि खिचड़ी सरकार आए और फिर बंदरबाट होती रहे, वो ना हो, देश आगे अच्छे से बढ़े। बस यही फीलिंग होती है, इसलिए सुबह सुबह आते हैं मतदान करने। एक उत्साह होता है, एक उत्साह का पर्व है ये, और ये हम लोग का राइट भी है। तो वोट तो जरूर सबको करना चाहिए देश के उत्थान के लिए। 10 साल में काफ़ी विकास हुआ है। पिछली सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है उन्होंने काफ़ी विकास किया है, और हमारे बाकी देशवासियों को उनसे और उम्मीदें हैं। देश का नाम दुनिया में रोशन हुआ है, देश 1 नंबर पर पहुंच गया है। अभी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है, हर तरीके से देख रहे हैं कि आगे ही बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे प्रभावित हैं। और क्या चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट होते रहे और हमारा सनातन जो है कायम रहे। मोदी जी के अधिकार में काम तरक्की कर रहा है। ये जो सरकार सेंटर में आई है, इसका स्पीड ऑफ वर्क सबसे तेज है, और इसके आगे रहने से ये संभावना लगती है कि वो ज़्यादा बेहतर देश को पहुंचाएगा। तो हमने देखा कि न केवल युवा वोटर, न केवल फर्स्ट टाइम वोटर, न केवल महिला वोटर, बल्कि इस मतदान केंद्र पर जो बुजुर्ग मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता भी भारी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डेरे न्यूज़, पटना साहिब। और वहीं आपको बता दें कि कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर वो पहुंचे और वहां पर मतदान करते हुए नजर आए हैं। जादवपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली ने 7वें चरण में अपना वोट डाला और उनका मुकाबला टीएमसी की सयानी घोष और माकपा के सृजन भट्टाचार्य से है। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़ रहे फोनलाइन पर। पश्चिम बंगाल में दरअसल स्थानीय लोगों की ईवीएम की लूट से जुड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी प्रसन्नजीत देंगे। प्रसन्नजीत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? हाँ, देखिए, ये जयनगर बोल के सुंदरबन इलाका में जो हमारा एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, उसकी दायरे में कुलतोली बोल के एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। वहां पे जो रिजर्व्ड ईवीएम रखा गया था जी, ये खुद इलेक्शन कमीशन, मतलब यहाँ की जो सीईओ है, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो लूटा गया है। उसके साथ बाकी कुछ सामान भी लूटा गया है रात के अंधेरे में। और ये काफी, आप जानते हैं कि बंगाल में इस तरह की घटना, और तालाब में फेंका गया। इसके पहले हम असेंबली चुनाव में भी देखे थे और पंचायत चुनाव में भी देखे थे कि सारे के सारे पंचायत चुनाव बैलेट पेपर में हुआ। उस समय पूरे प्रदेश की कई जगह पे तालाब बैलेट पेपर देखा गया था और बैलेट बॉक्स भी देखा गया था, और विधानसभा में भी ऐसा देखा गया। किसी तरह से हमने 6 चरण तो निकल दिया है। आज के लिए चुनौती है इलेक्शन कमीशन और जो पैरामिलिट्री फोर्स है इनके लिए, क्योंकि आज है इस कुछ जगह पे इस तरह की घटना घटने की पूरी आशंका है। इसीलिए 967 सीएपीएफ लगाया गया है, 967 कंपनी। जी जी, ठीक है प्रसन्नजीत, आपके पास वापस आएंगी। और बड़ी खबर भी आप अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया जो है वो निर्बाध रूप से फिलहाल चल रही है। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल में कुछ जगह पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि वहां पर नए ईवीएम व कागजात भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी पल पल के अपडेट्स आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां पर 7वें चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में फिर से हिंसा की खबरें इस वक्त सामने आई है। जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जयनगर लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम मशीन को लूटा गया है और उसके बाद में उसे तालाब में फेंका गया है। ये खबर इस वक्त सामने आई है।
एक सीयूम, एक बीयू और 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंका गया है। और प्रसन्नजीत हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रसन्नजीत, फिलहाल किस तरीके से कार्रवाई वहां पर की जा रही है? अब प्रसन्नजीत, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, उन तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल नए ईवीएम व कागजात जो है वहां पर उपलब्ध कराए गए हैं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट से माकपा उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने अपना वोट आज डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी यहां हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, जनता इसका जवाब देगी। और वहीं पश्चिम बंगाल लोकसभा के छठे चरण तक मतदान प्रतिशत में अव्वल रहा है। राज्य आज आखिरी चरण में भी लीड बनाने के मूड में नजर आ रहा है। कोलकाता के एक मतदान केंद्र पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर ने बात की फर्स्ट टाइम वोटर्स से। आइए सुनते हैं। छठे चरण में 80 का आंकड़ा हासिल करने वाला बंगाल फिर से नया रिकॉर्ड बनाने के मूड में है। आप देख सकते हैं सुबह के अभी महज 7:20 हुए हैं और ये लंबी कतारें हैं। मैं इस वक्त हूँ गवर्नमेंट स्कूल दमदम में, मोतीलाल गर्ल्स स्कूल में, और ये अकेला मतदान केंद्र नहीं है, ऐसे 5 और हैं, यानी कि 7 मतदान केंद्र इस कैंपस में है। और मेरे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर है, आप उनकी मुस्कान देख सकते हैं। सबसे पहले बताइए कि हम कैसे माने कि आपने वोट किया है? देख लीजिए, ये एक लंबी मुस्कान है। और कितने जल्दी उठ गए थे? रात भर कैसा एक्साइटमेंट रहा? 5 बजे तक सोए नहीं, फिर 1 घंटा सोए, फिर 1 घंटे के बाद मम्मी ने बोला चलो जाते एक्साइटमेंट कंप्लीट करने। तो क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में जब आप यहाँ पर आए और आपने वोट अपना कास्ट किया? फर्स्ट टाइम है इसलिए एक्सपीरियंस भी गैदर किए और यूथ एस्पिरेशंस भी होगा। यूथ एस्पिरेशन का इन्होंने बात की। इनके साथ इनकी मम्मी है। कितने खुशी हो रही है बेटी ने आज वोट डाल दिया है, बड़ी हो गई वो अब? जिम्मेदारी तो बढ़ गई ना, जब बड़ी हो जाएगी तो जिम्मेदारी भी देश के नागरिक होने के तरफ से तो हो ही जाता है। तो मेरे ये डॉटर तो फर्स्ट टाइम है इस बार। आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। आप लोग कुछ खाकर आए? नहीं, अब जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अब जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि यूथ एस्पिरेशन मेरा मुद्दा है। आपका क्या मुद्दा था जब आपने वोट कास्ट किया? हाँ, यही ही नेक्स्ट जनरेशन नंबर 1, नंबर 2 बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। आप भी अपना निशान देखिए, माँ और बेटी दोनों दिखा रहे हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और यही है हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी। कैमरामैन पीयूष के साथ कोलकाता से मैं विशाल बैरिस्टर, डीडी न्यूज। और वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मतदाताओं में जोश देखते ही बन रहा है। लोग सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और ऐसे ही कुछ उत्साही मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। क्या कुछ कहना है मतदाताओं का, आइए सुनते हैं। वाराणसी के एक मतदान केंद्र पर है और सबसे पहले जिन्होंने मत डाला है वो सुबह सुबह आ गए। उनसे हम बातचीत करते हैं। देखिए, एक जागरूकता दिखती है। मतदान केंद्रों पर हमने देखा कि मतदान शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में लोग आ गए थे। आप क्या सोच कर आए थे कि पहला मत सबसे पहले डाल देना है? हाँ, ये हमने पहले ही सोचा था कि इतना जल्दी जाएंगे, लाइन में पहले लगेंगे, चाहे जितनी देर खड़ा होना पड़े, हम सबसे पहले वोट डालेंगे। तो फिर जब पहला मत आपने डाला इस पोलिंग बूथ पर, तो क्या आप फील कर रहे हैं?
मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था वगैरह अच्छी है। अंदर वोटिंग जहाँ कर रहे हैं वहाँ भी बहुत सलीके से लोग बैठे हैं और वोटिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल दादा, आप भी देख रहे हैं कि सुबह सुबह आ गए। तुरंत जो पहले 10 मिनट था, सेकंड नंबर था, तो बताइए क्या कहना है? बस ये एक तो जागरूकता का है चीज़, हम लोगों को सुबह ही सुबह जल्दी आना था और आके वोट दे गए। अपील करना चाहेंगे सब वोटर से कि आए, घरों से निकलें आपकी तरह? हाँ बिल्कुल, मैं तो सभी से अपील करना चाहूँगा कि ये 5 साल बाद एक मौका मिलता है अपनी सरकार चुनने का, तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं। आप भी दिखाइए जरा, आप भी सुबह सुबह आ गए हैं, युवा वोटर हैं, क्या कहना चाहेंगे, लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे अपने हक अधिकार की हम लोग बात करते हैं तो एक वोट देके और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और अपने घर से वोट जरूर करके निकलें। बिल्कुल इस तरह से दादा आप भी देख रहे हैं कि मतदान करके आ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, लोग घरों से निकले सुबह? ये लोकतंत्र का पर्व है, ये महापर्व है। लोगों को इस पर्व को बड़े खुशी के साथ मनाना चाहिए और घर से निकल के आना चाहिए। जैसे अपने त्योहारों को मनाते हैं उसी तरह से इसको भी महापर्व त्योहार को भी त्योहार के रूप में मनाना चाहिए और घर से निकल के आके वोट देना चाहिए। चाहे वोट किसी को भी दें, लेकिन वोट देने आना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से देख रहे हैं कि एक उत्साह देखने को मिल रहा है और पोलिंग बूथ पर जो सबसे पहले मतदाता आए उनसे हमने बात की, अपील भी लोगों से कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि दिन भर इसी तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। वहीं 7वें और अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर भी मतदान जारी है। बिहार की हाई प्रोफाइल सीट पाटलिपुत्र में भी सुबह सवेरे से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने पाटलिपुत्र के मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं से खास बातचीत की है। यहाँ पर रामकृपाल यादव जो मौजूदा सांसद हैं वो चुनाव फिर लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बम्पर वोटिंग हो रही है और बम्पर वोटिंग इन मायनों में भी अलग है कि महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रही हैं वोट के लिए। अब पुरुषों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे चरण की बात करें, 6 चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया है, यानी पुरुषों से अधिक मतदान महिलाओं ने किया है। हम महिलाओं से ही जानना चाहेंगे पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट से। मैम ये आप बताइए कि कोई भी जीते कोई भी हारे, महिला की जो समस्या है वो कितनी प्रमुख है यहाँ पर? महिलाएं यही चाहते हैं कि कोई भी जीते, आगे चल के सब अच्छा हो, गरीबी दूर हो, हर घर में पानी आए, सब अच्छा हो, बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि राज बढ़िया से चले और यही हम लोग सोचते हैं कि गरीब का जिंदगी बचे, यही हम लोग चाहते हैं। कुछ आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए, बच्चा लोग पढ़े बढ़िया से, लिखे, सब चीज़ के व्यवस्था बने। हमारे लिए सबसे बड़ी व्यवस्था है कि कम से कम महिलाएं रात में शाम में घर से सुरक्षित बाहर निकल सकें और बेरोजगारी की समस्या दूर हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बूथ है और 4 बूथ में आप देख सकते हैं हर एक बूथ पर बम्पर वोटिंग हो रही है। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पाटलिपुत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां सोमनाथ मंदिर आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ये मंदिर अपने सौंदर्य और आस्था के लिए विश्व भर में प्रख्यात है। तो आपको बता दें कि अमित शाह को आप देख रहे हैं इस वक्त, गृह मंत्री अमित शाह जहां गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर वो पहुंचे और इस दौरान भगवान शिव का पूजन और आराधना करते हुए वो नजर आए हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पहले स्थान पर इसे माना जाता है। अपने परिवार और अपने पत्नी के साथ में अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और दर्शन पूजन करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर का काफ़ी महत्व भी है और कई ग्रंथों में और पुराणों में इस मंदिर का जिक्र भी हमने देखा है। और ऐसे में ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहा है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो किस तरीके से पूजा आराधना उन्होंने की। और साथ ही सोमनाथ मंदिर सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में भी प्रसिद्ध है। और इस दौरान जो आम जनता, जो आम नागरिक वहाँ पर पहुँचे थे वो भी अमित शाह को देख करके काफ़ी खुश इस दौरान नजर आए और मुलाकात करते हुए भी नजर आए।
वहीं कर्नाटक में भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापनों को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज ACMM कोर्ट में पेश होंगे। बीजेपी के खिलाफ अखबारों में प्रकाशित भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापनों को लेकर भाजपा नेता ने शिकायत दर्ज कराई थी। और गर्मी जमकर कहर बरपा रही है। सूर्य के तपिश से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। लू के थपेड़ों ने भी लोगों को बेहाल कर रखा है। वहीं हीट वेव के कारण लोगों की जान तक जा रही है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले राउरकेला में लू की चपेट में आने से अब तक 21 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कल देश के तमाम राज्यों में भीषण गर्मी रही, जहां देश भर का तापमान कुछ इस तरह रहा। चंडीगढ़ में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज और बुलंदशहर में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां शिवपुरी में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इस बार हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरियाणा के रोहतक में भी लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। यहां पर तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब अगर नई दिल्ली के आयानगर की बात करें तो यहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कर्नाटक के कारवार में तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। तो वहीं लोग इस भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए घरों में लगे एयर कंडीशनर्स का भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब एसी के इस्तेमाल ने भी लोगों की चिंताओं को काफी बढ़ा दिया है। आखिर क्यों, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जहां एक ओर भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर आग की बढ़ती दुर्घटनाओं ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कई जगहों पर बिजली घरों में ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए कूलर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आगजनी ना हो। इसके अलावा अग्निशमन विभाग के पास इन दिनों आगजनी को लेकर कई कॉल्स भी आ रहे हैं। दिल्ली NCR में आग के कुछ मामले ऐसे सामने आए जहां आग का कारण एयर कंडीशनर रहे। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 100 में हाई राइज सोसाइटी लोटस बुलेवार्ड में एसी फटने से आग लग गई, जिससे कई फ्लैट्स आग की चपेट में आ गए। एसी फटने और आग लगने के मामले आखिर क्यों सामने आ रहे हैं और इसके पीछे क्या कुछ मुख्य कारण हैं, आइए देखते हैं। गैस लीकेज। कंडेंसर से गैस लीक होने से भी एसी से जुड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। गैस कम होने से कंडेंसर पर दबाव ज्यादा पड़ता है, जिससे वो अधिक गर्म होने लगता है। इससे आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। गंदे कॉइल। एसी की कूलिंग में कंडेंसर कॉइल अहम भूमिका निभाते हैं। ये हवा से गर्मी को बाहर निकालते हैं। जब कॉइल गंदगी के चलते जाम हो जाता है, तब गैस के सामान्य प्रवाह में दिक्कत होती है। इससे कंडेंसर ज्यादा गर्म होने लगते हैं और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। वोल्टेज का उतार चढ़ाव। लगातार वोल्टेज के उतार चढ़ाव से भी कंप्रेसर की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। ये भी हादसे का कारण बन सकता है। दरअसल बढ़ती गर्मी के कारण घरों में लगे एयर कंडीशनरों के फटने और आग लगने के मामलों से बचने के लिए आप अपने घरों के एयर कंडीशनरों का इस्तेमाल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखें। ऐसी परिस्थिति में क्या जरूरी है, इसको जानने के लिए हमने बात की एयर कंडीशनर टेक्नीशियन दिलीप से। जिस रूम में या जिस एरिया में आप एसी लगाते हैं, शॉप वगैरह में, वहाँ आप स्पेस को देखते हुए अपना एसी चूज करें कि 1 टन का लगाना है, 1.5 टन का लगाना है या 2 टन का लगाना है। और प्लस जो एसी लगाते हैं उसमें ना बढ़िया क्वालिटी की वायरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही एसी जहाँ पे आउटडोर लगाते हैं या विंडो एसी है तो बाहर का उसका जो आउटर होता है वो हिस्सा थोड़ा छांव में होना चाहिए। अगर नहीं है कुछ तो सीट वगैरह लगवा सकते हैं, कोशिश करें कि उस पर छांव रहे, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जो मेंटेनेंस होता है उसका सर्विस वो टाइम टू टाइम कराना चाहिए। जैसे सीजन जो चलता है गर्मियों का, उसमें मैक्सिमम 3 सर्विस करानी चाहिए। एक शुरू में, एक बीच में, या ज्यादा गंदा हो रहा है तो 4 भी करा सकते हो, लेकिन 3 तो कम से कम होना चाहिए। तो अगर आप भी अपने घरों में या दुकानों में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। ज्यादा गर्मी पड़ने पर एसी के कंप्रेसर को छांव में रखें। कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट के आसपास सही तरीके से वेंटिलेशन हो, यानी वहां हवा आती हो, ताकि यूनिट अधिक गर्म न हो। नियमित समय पर एसी की सर्विस कराएं ताकि किसी भी समस्या को समय रहते ठीक किया जा सके। एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल्स की सफाई नियमित रूप से करें।
इससे कंप्रेसर पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा और ये सही तरीके से काम करेगा। समय समय पर कूलिंग फैन की भी जांच करें। अगर इसमें कोई समस्या हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। इसके अलावा एसी खरीदते समय भी कुछ बातों का खास ख्याल आपको रखना चाहिए। एसी का चुनाव घर या दुकान के एरिया को ध्यान में रखते हुए करें। एसी इंस्टॉल करवाते समय अच्छी गुणवत्ता वाली वायरिंग और प्लग का इस्तेमाल करें। ऐसे एसी जिनके कंडेंसर तांबे के होते हैं वो एल्यूमिनियम कंडेंसर वाले एसी से ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन तांबा बेहतर होता है। तांबा पानी या हवा में नमी के साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी वो ज्यादा नॉन कोरोसिव यानी नमी की जगह से वो खराब नहीं होता और जिस कारण से वो अधिक मजबूत होता है। अपने लो स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी की वजह से तांबा जल्दी गर्म नहीं होता और वो कूलिंग भी तेज करता है। जानकार एल्यूमिनियम मेटल वाले एसी की जगह तांबे वाले एसी को तरजीह देते हैं। तो अगर आप भी अपने घरों और दुकानों में एसी का इस्तेमाल करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखकर आग जैसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। डीडी न्यूज के लिए कृतिका भारद्वाज की रिपोर्ट। तो इस बेतहाशा गर्मी की वजह से मई माह में गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 355 आग की घटनाएं सामने आई। और इस संदर्भ में गौतम बुद्ध नगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि बढ़ते तापमान और लगातार एसी चलाने की वजह से आग लगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे बचने के लिए एसी का मेंटेनेंस जरूर कराएं और घर से बाहर जाने से पहले एसी बिजली का मेन स्विच जरूर ऑफ रखें। मई महीने में हम लोगों को कुल जो है 355 आग लगी है, जिसमें कि ग्रीन बेल्ट और कूड़े कबाड़े की आग जो है अत्यधिक है, परंतु इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि जो है इसमें गैस की वजह से एसी की वजह से भी जो है आग ज़्यादा लग रही है। एसी का रेगुलर मेंटेनेंस करवाएं, उसको 24 घंटे ना चलाएं और गैस जाते समय बंद करके जाएं। कढ़ाई जो है गैस पे जलते हुए छोड़ के ना जाएं। अभी हमें बंद फ्लैट में 17 आग लगी है, वो 17 आगे जो हैं कहीं ना कहीं जो लापरवाही दिखाता है। जलता हुआ दीपक छोड़ के चले गए थे, जलता हुआ प्रेस बिस्तर पे छोड़ के चले गए थे, EMCB ELCB जो है जलता हुआ छोड़ के चले गए थे। वो जो है अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे तो हम घरों की आग से बचाव कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।